हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट में हम बात कर रहे थे बीसीसी स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में या किसी भी स्ट्रक्चर में हमें 3 बातें बतानी होती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कहा था 8 होता है इन बीसीसी। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और स्फीयर्स पर यूनिट सेल हमने कहा था 2 होते हैं पर यूनिट सेल। और तीसरा पैकिंग एफिशिएंसी दैट वाज नियरली 68%। तो इस तरह की हमने बातें वहाँ बताई थी। और फिर एक बात हमने कही थी कि थोड़ा सा बाद में देखेंगे, आप थोड़ा सा इसमें मैच्योर हो जाएं, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए सॉलिड स्टेट की। आज वो बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेबरिंग कैलकुलेशंस या नेबर कैलकुलेशंस इन सिंपल क्यूबिक एज वेल एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। हालांकि सिंपल क्यूबिक तो हम पढ़ के आगे पार कर गए, बट उसमें एक चीज़ बची हुई थी, वो मैंने जानबूझ के रोका हुआ था। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट नेबर्स या कैलकुलेशन ऑफ नेबर्स इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक में पढ़ेंगे वो, फिर बीसीसी स्ट्रक्चर में। तो लिखो कैलकुलेशंस ऑफ नेबर्स इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो कैलकुलेशन ऑफ नेबर्स इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, चलिए बात करते हैं। मैं एक सिंपल क्यूब का यूनिट सेल बना लेता हूं। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। दीज आर द स्फीयर्स, कॉर्नर्स। ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हुआ। अब कई बार हमने जैसे नंबर ऑफ नियरेस्ट की बात करी, तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही है। ये तो बताया था हमने, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6। बट 6 कहने का एक ऑल्टरनेट तरीका होता है। और एट अ डिस्टेंस व्हाट ए, आपको पता ही है सिंपल क्यूबिक में जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं वो टच करने वाले स्फीयर्स होते हैं अलोंग द एज। तो स्फीयर्स टच अलोंग द एज, स्फीयर्स टच अलोंग द एज। मार्कर चेंज करते हैं। स्फीयर्स टच अलोंग द एज इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में स्फीयर्स अलोंग द एज टच करते हैं एट अ डिस्टेंस इक्वल टू ए। ऑफ कोर्स दिस एज लेंथ इज ए। तो ये तो आपने पढ़ लिया था, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर ही बोलते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स को। टचिंग स्फीयर्स हैं एट अ डिस्टेंस ए, हाउ मेनी? 6। इसको कहने का एक और तरीका है और क्या? सुनो, लिखना बंद करो, सुनो। लिखना बंद करो, सुनो क्या बात बता रहे हैं। आपको एक ऑल्टरनेट तरीका बता रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीका है फॉर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ नेबर्स कैलकुलेशंस। अभी हम नियरेस्ट नेबर की बात कर रहे हैं। कोई भी एक कॉर्नर स्फीयर ले लो। अच्छा, हर स्फीयर किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आइडेंटिकल होता है। इट हैज गॉट द आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। तो मान लो ये जैसे कॉर्नर स्फीयर ले लिया हमने, राइट। इस कॉर्नर स्फीयर से हमें नियरेस्ट नेबर्स चाहिए। तो नियरेस्ट नेबर्स कहाँ हैं? अलोंग द एज, ठीक है। कोई एक स्फीयर ले लिया हमने। अब इस स्फीयर से अलोंग द एज 1, 2, 3। तो 3 इस स्फीयर में आ रहे हैं। इस क्यूब के अंदर 3 आ रहे हैं, 1, 2, 3। बाकी दूसरे क्यूब में भी आएंगे। जैसे ये देखो, मान लो ये वाला स्फीयर था, ये 1 आया, 2, 3। इसके बाजू वाला भी तो क्यूब होगा, 4। इसके ऊपर वाला भी तो क्यूब होगा।
और इसके फ्रंट साइड वाला भी तो होगा एक। तो इस वाले क्यूब को, इस वाले स्फीयर को देखो तो 1 2 3 4 5 6 होंगे, तो ये 6 हैं। बट इस तरह की कैलकुलेशंस करना आसान काम नहीं होता, इस तरह की कैलकुलेशन करना आसान काम नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं आपको। मैंने 3 क्यूब बनाए हैं जिसमें 6 दिखला दिए, 3 क्यूब में 6 दिखला दिए कि नियरेस्ट नेबर्स जो हैं वो 6 हैं। बट कई बार 3 क्यूब बनाना हर बार पॉसिबल नहीं होता, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू विजुलाइज। तो मैं एक बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको, एक ही क्यूब में काम चल जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्या काम चल जाएगा? कॉर्नर स्फीयर है, नियरेस्ट नेबर्स कहाँ हैं? अलोंग द एज। कितने एज निकलते हैं किसी भी कॉर्नर से? 3 आ गए रे, 3 नियरेस्ट नेबर्स हुए। बट ये कौन सी डायमेंशन के अलोंग हैं? ये कौन सी डायमेंशन के अलोंग है? अलोंग द एज। और एज कितने में शेयर्ड होता है? 4 में शेयर्ड होता है। ये कौन सी डायमेंशन के अलोंग है? एज के अलोंग। और एज कितने में शेयर होता है? 4। तो इसका मतलब हर एक कॉर्नर कितने कंट्रीब्यूट करेगा? 3/4। एंड हाउ मेनी सच कॉर्नर्स आर देयर? इनटू 8। सो कितना? 6 एट डिस्टेंस ए। ये है तरीका। कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा समय लगता है इसको सीखने में, समझने में। मैं जरा इंक भर लूँ इसमें मार्कर में। मैंने जो समझाया जरा दिमाग लगाओ। तो देखो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, फिर दोबारा सुन लो। एक तरीका तो ये था कि कोई भी कॉर्नर स्फीयर ले लिया हमने, कोई भी स्फीयर सिंपल क्यूब में लिया और 3 क्यूब बना करके देख लिए, ए डिस्टेंस पर 6 स्फीयर्स आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, टचिंग स्फीयर्स एट अ डिस्टेंस इक्वल टू ए। दूसरा तरीका मैंने बताया अभी क्या, कोई भी एक कॉर्नर स्फीयर ले लो, ले लिया, नियरेस्ट नेबर्स कहाँ हैं? एट अ डिस्टेंस इक्वल टू ए। हाउ मेनी एजेस आर देयर फ्रॉम द कॉर्नर? 3। तो 3 कॉर्नर्स हैं, तो ये 1 2 3, तो ये 3 नियरेस्ट नेबर्स हुए इस वाले कॉर्नर स्फीयर के लिए इन दिस क्यूब, 3। बट ये कौन सी डायमेंशन के अलोंग है? अलोंग द एज। और एज इज शेयर्ड इन हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स? 4 डिवाइडेड बाय 4। एंड ये कंट्रीब्यूशन हुआ एक कॉर्नर का, तो ऐसे में इनटू 8, क्योंकि बिकॉज इट इज शेयर्ड इन 8। ये 8 में शेयर्ड है ये वाला कॉर्नर स्फीयर, तो इसका मतलब 8 में देखेंगे तो एक तरीके से इनटू 8, तो कितना? 6। अब बात आती है नंबर ऑफ नियरेस्ट, तो हो गया जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। अब इसे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलेंगे, बताओ कौन है? नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, बतलाओ कौन है? अलोंग द एज नहीं, ये तो हो गए, ये तो नियरेस्ट नेबर हो गए। नेक्स्ट नियरेस्ट कौन है? देखो ये है अलोंग द फेस डायगोनल, ये वाला। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा है किसी भी कॉर्नर स्फीयर के लिए? अलोंग द फेस डायगोनल। और कितने फेस डायगोनल निकलते हैं किसी कॉर्नर स्फीयर से? 1 2 3 फेस डायगोनल होते हैं किसी कॉर्नर से कनेक्टेड। तो वापस से देखो, नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स किसी भी कॉर्नर से, नियरेस्ट तो होगा ये अलोंग द एज कॉर्नर वाला। नेक्स्ट नियरेस्ट कौन है? अलोंग द फेस डायगोनल। कितने फेस डायगोनल निकलेंगे कितने कॉर्नर से? एक कॉर्नर से 1 2 3। और ये फेस डायगोनल कितनों में शेयर्ड है? ये फेस डायगोनल 2 में शेयर्ड है, डिवाइडेड बाय 2। ये है एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, एक क्यूब का कंट्रीब्यूशन 3/2। एक क्यूब में इतना है, तो 8 क्यूब में ये कॉर्नर स्फीयर शेयर्ड है इनटू 8। सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 12 एट व्हाट डिस्टेंस? a√2 डिस्टेंस। तो नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स जो हैं, नियरेस्ट कौन से? अलोंग द एज एट अ डिस्टेंस a। नेक्स्ट नियरेस्ट अलोंग द फेस डायगोनल एट अ डिस्टेंस a√2। कितने आ गए? 12 आ गए, तो देयर आर 12। सिमिलरली नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट
नेबर्स। हाँ, लेकिन इनकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, आपको बस ये दो ही याद रखने हैं, ये दो ही इंपॉर्टेंट हैं। ये शायद कट तो नहीं गया, मैं एक बार चेक कर लूँ जरा। नहीं, बच गया, ठीक है। तो ये ध्यान दो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी अगर कोई कैलकुलेशन करना चाहे तो ये तो ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस हैं, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते चले जाओ, ये तो ऑल ज्योमेट्री है, यू कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। बट चलो मैं तीन तीन बता देता हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी है नहीं, कुछ भी पूछा नहीं जाता, पूछे दो ही जाते हैं। नियरेस्ट नेबर्स विच इज कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर के बाद वाले, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। जरा कौन से, जरा देखना। नियरेस्ट along the edge at a distance a, next nearest along the face diagonal at a distance a root 2, next to next nearest कौन सा, along the body diagonal, ये वाला along the body diagonal, तो एक कॉर्नर से एक ही बॉडी डायगोनल निकलेगा, एक ही मिलेगा बस। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स 1, एक ही बॉडी डायगोनल निकलेगा एक कॉर्नर से। आ गई बात समझ में? और कितनों में शेयर्ड है वो? नहीं, बॉडी डायगोनल इज नॉट शेयर्ड, दैट इज 1 इनटू हाउ मेनी, ये तो एक क्यूब में था, ऐसे ही बाकी सब क्यूब्स में भी आएगा, इनटू 8 एट व्हाट डिस्टेंस, ए रूट 3। तो गाइज ये थी कैलकुलेशंस, किसके लिए कैलकुलेशंस? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में नियरेस्ट नेबर्स, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। तो गाइज ये थी कैलकुलेशंस ऑफ नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंड ऑल दैट, आप ये नोट करो। उसके बाद यही कैलकुलेशंस वी आर गोइंग टू टेक अप इन बीसीसी या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, वो भी हम पढ़ चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर, नोट इट डाउन। चलिए आप लिखो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ नेबर्स इन बीसीसी स्ट्रक्चर। चलो भाई, बीसीसी स्ट्रक्चर में नेबर्स की कैलकुलेशन करें, एक बीसीसी यूनिट सेल बनाओ तो बात समझ में आएगी। और जो तरीका अभी सीखा है हमने, आप वो अप्लाई करोगे तो यू विल बी एबल टू गेट इट इजीली। अब मान लो ये कॉर्नर पर तो है ही स्फीयर्स, इन एडिशन टू दैट बॉडी सेंटर पर भी स्फीयर है। और आप तो जानते हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एवरी स्फीयर हैज गॉट द आइडेंटिकल सराउंडिंग्स, आइडेंटिकल एनवायरनमेंट। तो चलो कोई एक कॉर्नर स्फीयर पकड़ लेते हैं। वैसे हमने एक बात सीखी थी, बीसीसी में नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने होते हैं? 8, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं उसको। तो चलो देखो, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, वो 8 होते हैं। इसको दूसरा तरीका 8 कहने का अभी सीखा हमने। 8 होते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। मैं चलो इसे अलग तरीके से, अपने वाले तरीके से बताता हूं। क्या बताया था अपने वाले तरीके से? मेरा वाला तरीका, आप कोई कॉर्नर स्फीयर पकड़ लो, ये रहा। नियरेस्ट नेबर कहां है? अलोंग द एज नहीं, ये बॉडी डायगोनल वाला, बॉडी डायगोनल पर, बॉडी डायगोनल पे उसके आधे पर बॉडी सेंटर पर जो स्फीयर है वो ही सबसे पास है। कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में? a√3 का आधा, a√3 का आधा, a से कम है ये, तो सबसे पास वाले तो यही है कॉर्नर स्फीयर से, बॉडी सेंटर वाला। तो बताओ कैसे बोलें? एक कॉर्नर से कितने बॉडी डायगोनल निकलेंगे? एक ही बॉडी सेंटर मिलेगा, तो 1, एंड दिस इज अनशेयर्ड। ये स्फीयर अनशेयर्ड है, किसी और में शेयर नहीं होगा। क्यों? कौन से डायमेंशन के अलॉन्ग है ये? बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग।
और बॉडी डायगोनल शेयर्ड नहीं होता किसी और क्यूब में, तो इसका मतलब एक का कंट्रीब्यूशन तो ये हो गया एक क्यूब में। एंड हाउ मेनी क्यूब्स इट विल हैव सच काइंड ऑफ थिंग्स? 8। सो 8 एट व्हाट डिस्टेंस? a√3/2, बॉडी डायगोनल का आधा। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, मेरे वाले मेथड में अब देखें, नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। चलो बतलाओ, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, नो नियरेस्ट तो हो गए, ये तो हो गए, ये नहीं। नेक्स्ट नियरेस्ट कौन है? अब ये आएंगे अलोंग द एज, यही है बस, ए डिस्टेंस पर। और अलोंग द एज कितने होते हैं? किसी कॉर्नर या स्फीयर से 3 एज निकलते हैं और 3 स्फीयर आ गए, और एज के अलोंग है तो हाउ मेनी शेयर्ड? 4 में शेयर्ड हैं। ये एक क्यूब का कंट्रीब्यूशन है, 8 क्यूब में ये कॉमन है स्फीयर इंटू 8, तो कितना? 6 एट व्हाट डिस्टेंस? ए, ये है आंसर। तो नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स इज इक्वल टू 6 एट डिस्टेंस ए। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये 2 ही होते हैं बस, ये 2 ही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, सब बीसीसी में कैलकुलेशन चल रही है ये। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट बॉडी सेंटर वाला नहीं हो गया, नेक्स्ट नियरेस्ट अलोंग द एज ए डिस्टेंस पर नहीं हो गया, नेक्स्ट नियरेस्ट अलोंग द फेस डायगोनल ये वाला है। और ये भी कैलकुलेशन हम बीसी सिंपल क्यूबिक में कर चुके हैं। फिर करो, किसी कॉर्नर से कितने फेस डायगोनल निकलते हैं? 3, तो 3 स्फीयर मिले अलोंग द फेस डायगोनल। शेयर्ड इन विच, कौन से डायमेंशन के अलोंग है? फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल कितनों में शेयर होता है? 2 में शेयर होता है, डिवाइडेड बाई 2 इनटू, ये तो एक क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूशन है। इन हाउ मेनी 8 क्यूब्स? 8 क्यूब्स, तो कितना? 12 एट व्हाट डिस्टेंस? a√2। गाइस ये था कैलकुलेशंस, एक बार में समझ में नहीं आता, बार बार वीडियो देखना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके 2-3 दिन 4 दिन बाद कहीं समझ में आता है यस दे गॉट इट। और बहुत टेंशन फिर भी हो ना समझने में, तो ये थर्ड वाला छोड़ दो, ये 2 याद कर लो, ये तो पता ही है, बाकी कोई बहुत मुश्किल बात तो है नहीं। मैंने बहुत डिटेल में आराम से ये सब चीज़ समझाई है, ये नोट करें। क्यूबिक में कैलकुलेशन करनी होती है हमें, एंड सिमिलर कैलकुलेशन वी शैल डू इन एफसीसी ऑल्सो, बट एफसीसी पहले पढ़ तो लें, यहाँ तक की बात नोट करें। तो ये थे कैलकुलेशंस। अब बात करते हैं हमें 4 स्ट्रक्चर पढ़नी होती हैं। सिंपल क्यूबिक वी स्टडीड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वी स्टडीड, एंड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर इज वी आर गोइंग टू लर्न इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जो कि हेक्सागोनल 2D लेयर्स को पैक करने पर मिलती हैं। तो हेडिंग लिखो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, और क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी होती हैं? HCP एंड CCP। HCP स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, और CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैक्ड। अच्छा, क्लोज पैकिंग का क्या मीनिंग होता है वो भी हम बात करेंगे। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में 2 तरह की स्ट्रक्चर पढ़नी है, HCP एंड CCP। क्यूबिक क्लोज पैक्ड, इसे FCC बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज FCC और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो FCC भी बोलते हैं, CCP इज ऑल्सो कॉल्ड FCC। तो HCP और CCP ये 2 होते हैं। तो क्या है इनके फीचर्स?
मैं एक बार समझाता हूँ, ये हेक्सागोनल 2D लेयर की पैकिंग से बनते हैं। तो मैं पूरी बात पता लिखवाता हूँ, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा। हालांकि डायग्राम एनसीईआरटी में बढ़िया दिए हुए हैं। आई थिंक इट इज़ पेज नंबर 14। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें अगर आप देखें सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में, तो पेज नंबर 14 पर, या इट इज़ 14 आई रिमेंबर, बहुत बढ़िया कलर डायग्राम रेड और ब्लैक कलर के स्फीयर्स बना करके दे हैव वेरी वेल इलस्ट्रेटेड द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वी विल ट्राई हियर ऑल्सो, I will try to make you understand, but NCERT also you have to refer, page number 14। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इनक्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। कौन सी? HCP एंड CCP। एवरी लेयर इज हेक्सागोनल 2D लेयर। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हर लेयर, एवरी लेयर इज हेक्सागोनल 2D लेयर। स्फीयर्स ऑफ सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड इनटू द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लेयर, which forms two type of voids, tetrahedral void TV and octahedral void। OV क्या बात बोल रहे हैं? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में HCP एंड CCP दो तरह की स्ट्रक्चर्स पढ़नी है हमें। दोनों में ही हर एक लेयर, एवरी लेयर इज हेक्सागोनल 2D लेयर। हेक्सागोनल 2D लेयर पढ़ चुके हैं हम। कितनी एरिया एफिशिएंसी आई थी उसकी? 91%। अब हम 2D की बात ही नहीं कर रहे, अब तो हम 3D की बात कर रहे हैं। तो एवरी लेयर इज हेक्सागोनल 2D लेयर। Spheres of second layer are placed into the depressions of the first layer, which forms two type of voids, tetrahedral void and octahedral void। चलो ठीक है, अब तीसरी लेयर आप कैसे रखते हो उस पर डिपेंड करता है कि HCP बनेगा या CCP बनेगा। इफ स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड ऑन TVs मतलब tetrahedral voids, then the third layer becomes eclipsing, मतलब exactly similar one over the other, eclipsing to the first layer, and stacking arrangement becomes AB type। क्या बात बोल रहे हैं? देखो, if spheres of the third layer are placed on the tetrahedral voids, then the third layer becomes eclipsing to the first layer and the stacking arrangement becomes AB type. This forms HCP structure. This forms HCP structure, right? ऐसी CCP कैसे बनेगा वो मैं बताता हूं। मैं एक काम करता हूं, पहले 2 पॉइंट यहां से हटाता हूं, आप नोट करो ये बात। क्या पॉइंट? इफ स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड into the depressions of, if spheres of third layer are placed on octahedral voids OVs,
इससे पहले हमने टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखे थे। अगर तीसरी लेयर के जो स्फीयर्स हैं, एवरी लेयर इज हेक्सागोनल 2D लेयर। सेकंड लेयर के स्फीयर्स को हमने डिप्रेशंस पे रखा फर्स्ट लेयर के। दो तरह के वॉइड जनरेट हुए, टीवीज एंड ओवीज। तीसरी लेयर के स्फीयर्स को इस तरीके से रखा कि वो टीवीज के ऊपर आ गए, तो यू विल से दैट स्टैकिंग अरेंजमेंट विल बी AB 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 एंड दिस फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर। पढ़नी है डिटेल में हमें। इफ द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड layer are placed on OVs, then stacking arrangement becomes ABC 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 type and forms cubic close packed structure, forms cubic close packed CCP structure। तो ये है अरेंजमेंट। चलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। हालांकि ये डायग्राम NCERT जरूर पढ़ें, आज ही पढ़ें, और NCERT में इस बात को देखें। पेज नंबर 14 पर वेरी क्लियरली दे हैव डिपिक्टेड द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन एंड हाउ HCP एंड CCP आर फॉर्म्ड। आई विल ट्राई टू शो हियर, बट कई बार मैनुअली शो करने में वो बात नहीं आ पाती। NCERT जरूर रेफर करें। तो मैं चलिए एक बार डायग्राम बनाता हूं, लेट अस सी। जैसे मान लो फर्स्ट लेयर ऐसे बना लेते हैं, 1 2 इस टाइप से। बढ़िया बन रहा है, सही बन गए, लाइक दिस। अभी और बनाओ। मुश्किल होता है बनाना, खुद बनाओगे तो मालूम पड़ेगा। देखने में आसान है, हालांकि खुद ना बने तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बनाने के लिए थोड़ी आएगा। IIT JEE में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा 10 बार ये स्ट्रक्चर बना दो डायग्राम और घर जाओ, नंबर मिल जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। वो बनाने के लिए नहीं आएगा, ये तो समझने के लिए है। क्वेश्चन तो लॉजिक बेस्ड होते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है इनके बारे में। ठीक है, सही जा रहा है। लाइक दिस। ये पहली लेयर बना दी, हेक्सागोनल 2D लेयर। याद रखो, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, चाहे HCP हो चाहे CCP हो, एवरी स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल 2D लेयर। ये जरूर समझ के ध्यान रखें। चलिए मैं कोई दूसरा कलर का मार्कर लेता हूँ, पेन लेता हूँ। ये चलो रेड पेन ले लेते हैं। अब ये डिप्रेशंस बन गए, इन डिप्रेशंस पर स्फीयर्स रखते चले जाओ तो हमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते चले जाएंगे। जैसे यहां रखा ये रहा। like this। like this। ऐसे ये रखते चले जाओ यहां। अब थोड़ा सा विजिबिलिटी उतनी बढ़िया यहां नहीं आएगी, एंड सो ऑन, लाइक दिस। आपने ये सेकंड लेयर रेड कलर के स्फीयर से रख दी। जरा ध्यान दो, आपने ये बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड टीवी। पीछे ब्लैक स्फीयर और आगे ये 3 स्फीयर, 4 स्फीयर्स के कंबाइन करने पर, टच करने पर बनते हैं टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड। सो दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। मैं ग्रीन कलर का मार्कर है यहाँ, दिस इज टीवी। पता ना कैसा दिख रहा है, अजीब सा, लाल से लिख देता हूँ। ये टीवी हुआ, राइट। और इसके अराउंड अगर मैं एक स्फीयर देख लूँ, ये वाला ले लेते हैं,
इस स्फीयर के अराउंड मैं और बना देता हूँ यार, ये लो और यहाँ ये लो। चलो ये वाला स्फीयर देखो रेड कलर का, ये वाला, ये स्फीयर, इसके अराउंड ये टीवी, यहाँ जाएगा ओवी, यहाँ जाएगा टीवी, यहाँ जाएगा ओवी, यहाँ जाएगा टीवी, यहाँ जाएगा ओवी। ये टीवी बन रहे हैं, यहाँ ओवी है। ओवी इज सी थ्रू स्फीयर, सी थ्रू वॉइड। 6 स्फीयर से कांटेक्ट करने से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है और 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में आने से टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। हालांकि ये वॉइड्स भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। यही डायग्राम आप पेज नंबर 14 पर एनसीईआरटी में देखें, वेरी क्लियरली यू विल बी एबल टू सी टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल। जरा टेट्राहेड्रल वॉइड देखो, ये ब्लैक कलर के स्फीयर का पर के ऊपर ये 3 स्फीयर रेड कलर के रख दिए तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना। जरा थर्ड लेयर का स्फीयर टीवी पर रखो तो देखो थर्ड लेयर, ये देखो, ये रहा मेरा हाथ, ये रहा। तीसरी लेयर का स्फीयर उठाया और टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखो तो देखोगे वो तीसरे नंबर का ये हाथ दिख रहा है, ये रहा, देखो ये रहा। ये वाला स्फीयर इस ब्लैक स्फीयर के एग्जैक्टली ऊपर आ गया। इसका मतलब फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर बिकम्स इक्लिप्सिंग एंड द अरेंजमेंट ए बी। उसके बाद फिर अगेन ए लेयर आ गई, ए बी स्टैकिंग इफ यू कीप स्फीयर्स ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड। यदि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर अगर स्फीयर रखोगे तो फिर फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर तीनों डिफरेंट होंगी। फोर्थ लेयर विल बिकम्स इक्लिप्सिंग टू द फर्स्ट लेयर एंड दैट अरेंजमेंट इज ABC stacking, and that is called, that forms cubic close packed structure. Guys, you have to remember, ये डायग्राम बनाना आसान काम नहीं है, बनाने के लिए आएंगे भी नहीं। You should understand, you should remember the properties। मैं पूरा रिवाइज कर दूं। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हेक्सागोनल 2D लेयर्स जो होती है मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग होती है, इससे बेहतर एफिशिएंसी पॉसिबल है ही नहीं। और पहली लेयर हेक्सागोनल 2D, दूसरी लेयर हेक्सागोनल 2D, तीसरी लेयर हेक्सागोनल 2D, एवरी लेयर हेक्सागोनल 2D। फर्स्ट लेयर्स के डिप्रेशंस पर सेकंड स्फीयर के रखने हैं स्फीयर्स। सेकंड लेयर रखने के बाद 2 तरह के वॉइड दिखते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में आने से बनते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि सी थ्रू वॉइड है, आर पार वाला वॉइड है। ध्यान से देखोगे तो आर पार दिखेगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तीसरी लेयर के स्फीयर्स अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पर रख दोगे तो बन जाएगा ए बी टाइप ऑफ स्टैकिंग, दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। और यदि तीसरी लेयर के स्फीयर अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रख दोगे तो आप पाओगे कि पहली, दूसरी, तीसरी लेयर बिल्कुल डिफरेंट हैं, एंड फोर्थ लेयर देन बिकम्स इक्लिप्सिंग टू द फर्स्ट लेयर, फिफ्थ लेयर बिकम्स इक्लिप्सिंग टू द सेकंड लेयर, सिक्स्थ लेयर बिकम्स इक्लिप्सिंग टू द थर्ड लेयर, एंड सो ऑन। अरेंजमेंट बिकम्स ABC stacking. This generates cubic close packed structure. तो इस तरीके से हम इन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड, हमें अब पढ़ना है डिटेल में हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। वहां भी 3 बातें फाइंड आउट करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसी हमें ये सब बातें पढ़नी है सीसीपी में। तो नाउ इंडिविजुअली वी आर गोइंग टू स्टडी एचसीपी एंड सीसीपी। ये नोट कर लें। तो देखो यहाँ पर अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये कि बेस्ड ऑन हेक्सागोनल 2D पैकिंग हमें 2 तरह की स्ट्रक्चर्स पढ़नी थी, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हमने ये देख भी लिया कि ए बी टाइप ऑफ स्टैकिंग जो है वो HCP बनाता है, एंड ABC टाइप ऑफ स्टैकिंग जो होता है इट फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैक्ड और FCC स्ट्रक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू टेक बोथ। लिखो ए, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, HCP। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जैसे हमने कहा कि ये कौन सी पैकिंग है, ए बी टाइप of stacking with hexagonal 2D layers, hexagonal 2D layers। हर एक लेयर हेक्सागोनल 2D है। ए बी मतलब फर्स्ट एंड थर्ड लेयर इक्लिप्सिंग, सेकेंड एंड फोर्थ लेयर इक्लिप्सिंग, एंड लाइक दैट।
लेयर्स विल बी इक्लिप्सिंग एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। अब बात आती है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में भी हमें 3 चीजें बतानी होती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल एंड पैकिंग एफिशिएंसी। तो जरा ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की थी। मैं अगर 3 लेयर को अगर ऐसे बनाऊं तो इट फॉर्म्स लाइक दिस। इस टाइप से, ये फर्स्ट लेयर ए, सेकंड लेयर बी, वापस ए बी। तो फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर आर इक्लिप्सिंग टू ईच अदर। जरा ध्यान दो, थर्ड लेयर जो है ये, इसे फर्स्ट लेयर बोल दिया, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड लेयर। तो फर्स्ट और थर्ड लेयर एग्जैक्टली सिमिलर है। तो अच्छा ये सर ये तो टच ना कर रही है, नहीं टच हम जानबूझ के ऐसे शो करते हैं, एक्सप्लोडेड व्यू, इसे बोलते हैं एक्सप्लोडेड व्यू। अगर टच करके दिखा दिया सब कुछ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो विजिबिलिटी होने के लिए हम थोड़ा एक्सप्लोडेड व्यू लेते हैं, बट दे आर टचिंग स्फीयर्स। सो दिस इज, मान लो ए है ये, तो 2r के बराबर है ये, a इज इक्वल टू 2r। तो ये टच कर रहे हैं स्फीयर्स अलोंग द एज ऑफ दिस हेक्सागोनल बेस। ये हेक्सागोनल बेस हुआ, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्लिप्सिंग। जैसे ये कैसे हुए, ध्यान दो, हमने बताया भी था कि स्ट्रक्चर इस टाइप की थी। ये इस टाइप की। तो जरा ध्यान देना, मान लो ये वाले ले लो, ये रहे, दिखा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, दिख रही है हेक्सागोनल। जैसे मान लो इन स्फीयर्स को ऐसे बोल दो, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7th। यहां भी वही है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7th। टच कर रहे हैं ये, दिखा, बढ़िया डायग्राम बन गया। आप भी अगर कोशिश करोगे ना तो सीख जाओगे बढ़िया से। तो ध्यान दो, ये टच कर रहे हैं। तो बताओ जरा कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा एक बात और, सेकंड लेयर के स्फीयर कहाँ रखे थे, डिप्रेशंस पर रखे थे। तो हर एक स्फीयर, जैसे मान लो ये 7th स्फीयर है, ये 7th स्फीयर इन तीनों को भी टच कर रहा होगा। ये सेकंड लेयर के स्फीयर्स हैं, 7th, मान लो ये 8th 9th और ये 10th स्फीयर, ऐसे बना दो। अब मान लो ये एक हेक्सागोनल प्रिज्म जो है वो यूनिट सेल बन गया, दिस इज हाइट h बोल दो इसको, इस पूरे को भी हम यूनिट सेल बोल देते हैं। हालांकि इसका 1/3 पोर्शन भी यूनिट सेल ले सकते हैं, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा वो क्या बात कर रहे हैं, बट यूजुअली दिस हेक्सागोनल प्रिज्म इज टेकन एज यूनिट सेल। तो दिस इज हेक्सागोनल प्रिज्म, HCP यूनिट सेल। इस पूरे को भी HCP यूनिट सेल के रूप में ट्रीट किया जाता है कॉमनली इन द क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्लिप्सिंग, और ये जो 3 स्फीयर लिए हैं। अच्छा एक बात और सुनो, फर्स्ट लेयर में यहाँ 7 स्फीयर दिखाए गए हैं, तो 7 ही हैं क्या? नहीं 7 नहीं, 70 नहीं, 7000 नहीं, मिलियंस ऑफ बिलियंस स्फीयर्स विल बी देयर और एटम्स विल बी देयर इन ईच लेयर। तो सर सेकंड लेयर जो है वो उसमें 3 ही स्फीयर है क्या? अरे नहीं भैया, उसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर्स आर देयर, बट हमें तो यूनिट सेल लेना है। तो यूनिट सेल के लिए कौन से स्फीयर्स इंपॉर्टेंट हैं वो हमने यहाँ मेंशन किए हैं। ऐसी थर्ड लेयर, इट इज नॉट 7, इट इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स। एवरी लेयर इज हेक्सागोनल 2D, एक हेक्सागोनल 2D, हेक्सागोनल 2D, हेक्सागोनल 2D।
अच्छा, 3 स्फीयर कौन से, ये मैं लाल रंग के पेन से शो करता हूं। जैसे मान लो ये 7 के आसपास थी, ये 8 9 10, 7 है ना, ये 8 9 10 वुड बी लाइक दिस। 1 2 दिखे, देखो देखो, मैंने कहा ना मन की आंखों से देखो, देखो ये 7th वाला पीछे छुप गया स्फीयर, सेकेंड लेयर यहां के, तो इसका मतलब ये जो 7th नंबर का स्फीयर है अपने ही प्लेन में कितनों को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, अपने ही प्लेन में 6 को टच कर रहा है, हेक्सागोनल 2D प्लेन में। हेक्सागोनल 2D प्लेन में आपको याद होगा 1 या 2 लेक्चर पहले हमने बताया भी था कि हर एक स्फीयर अपने अराउंड 6 को टच करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था 2D में, 3D नहीं 2D, अभी बात कर रहे हैं 3D की। तो 3D में ईच स्फीयर टचेस 6 इन इट्स ओन प्लेन। आगे से आपने सेकंड लेयर रख दी, ये रही, ये लाल रंग के जो स्फीयर है ना कौन से हैं, 8 9 10, ये हवा में ना लटक रहे हैं ना, ये हवा में ना लटक रहे हैं, दे आर टचिंग अराउंड इट। तो ये जो जैसे ये वाला स्फीयर है ना, जैसे ये इस टाइप का, तो ये स्फीयर कहां है, जरा ध्यान से देखो, ये रहा एक ऑल्टरनेट छोड़ के, और यहां आ जाएगा वो इस वाले में समवेयर लाइक दिस, ये इस तरीके से आएंगे और 7 को टच कर रहे हैं, ये देख लो 7th स्फीयर को ये तीनों टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ दिखलाई पड़ता है कि ये तो एक्सप्लोडेड व्यू है। 7 स्फीयर, 7th नंबर का स्फीयर, ध्यान से देखो 7th नंबर का स्फीयर टचिंग 1 2 3 4 5 6, अपने ही प्लेन में 6 को टच कर रहा है। नॉट ओनली दैट, 7th विल बी टचिंग द डिप्रेशंस ऑफ 8 9 एंड 10। 8 9 10 टच करके रखे हुए हैं, ये टच करके हैं, और पीछे से ये ब्लैक वाला स्फीयर टच कर रहा है इनको, नीचे से डिप्रेशंस में टच कर रहा है। ऊपर से ये वाला ऊपर जो स्फीयर है, दिस पर्टिकुलर स्फीयर जहां पे मैं उंगली दिखा रहा हूं, दिस इज रेस्टिंग इनटू द डिप्रेशंस ऑफ 8 9 10, रेस्टिंग इनटू द डिप्रेशंस ऑफ 8 9। डिप्रेशन समझते हो ना, खड्डा सा, 3 स्फीयर रख दोगे तो उसे खड्डे में रखा हुआ है वो। तो दिस स्फीयर इज रेस्टिंग इनटू द डिप्रेशंस ऑफ 8 9 10, 7th स्फीयर इज रेस्टिंग इनटू द डिप्रेशंस ऑफ 8 9 10 फ्रॉम द बॉटम। तो इसका मतलब ये हुआ, जरा देखना, अगर मैं 7वां स्फीयर को रेफरेंस मान लूं, 7वां ही क्यों, यू नो दैट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एवरी स्फीयर इज आइडेंटिकल, इट हैज गॉट द आइडेंटिकल सराउंडिंग्स और आइडेंटिकल एनवायरमेंट। तो अगर मैं 7वें स्फीयर को देखूं तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3D, 12। कैसे 12, इट इज टचिंग 6 इन इट्स ओन प्लेन, 3 इन द हायर प्लेन, और नीचे वाला भी तो आएगा, ये तो एक यूनिट सेल है, दूसरा यूनिट सेल इसके होगा, बाजू में भी होगा, इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, साइड में भी होगा, नीचे से भी 3 स्फीयर्स को टच करेंगे। हर एक स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। तो लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर इस 12 का मतलब कैसे डिस्क्राइब कैसे करें, ईच स्फीयर टचेस 6 इन इट्स ओन प्लेन, 3 इन द हायर प्लेन, 3 इन द लोअर प्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। तो ईच स्फीयर टचेस 6 in own plane, 3 in higher and 3 in lower plane। तो हर एक स्फीयर 6 अपने प्लेन में टच करता है, 3 ऊपर 3, तो क्या है 12। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 12 से ज्यादा संभव ही नहीं है। विद आइडेंटिकल स्फीयर्स कोऑर्डिनेशन नंबर कैन नॉट बी मोर देन 12। सो पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम आती है इन दिस केस, हम कैलकुलेट करेंगे भी, एंड दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग एफिशिएंसी नियरली 74%, और उससे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी आइडेंटिकल स्फीयर्स की नहीं हो सकती, इसलिए बोलते हैं इसे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 12, मैक्सिमम पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर विद द आइडेंटिकल स्फीयर्स। हमें 3 बातें बतानी थी। कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 12, दूसरा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। चलिए बात करें इफेक्टिव नंबर। मैं ये वाला डायग्राम हटा दूं, आप एक बार पहले बना लो। नहीं ये तो रहेगा, ये तो समझने के लिए चाहिए। अभी मैं ये वाला डायग्राम हटा देता हूं, आप इसे बना लो, चाहो तो बना लो, हालांकि ये बना चुके हैं हम थोड़ी देर पहले ही।
ये ऊपर वाली बात भी हटाऊंगा, मुझे जगह चाहिए ना, लिखूंगा कहाँ, जरा नोट करो। अब देखो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और स्फीयर्स इन HCP यूनिट सेल प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म जो है इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और स्फीयर्स इन HCP यूनिट सेल। जरा ध्यान से बुद्धि लगा के दिमाग लगाएं, जरा थोड़ा देखो इधर यहां क्या। हाँ भाई, ये पूरे प्रिज्म को, हेक्सागोनल बेस वाले प्रिज्म को, हेक्सागोनल प्रिज्म को हमने यूनिट सेल मान लिया। तो चलो कोई कॉर्नर स्फीयर ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ले लिया, देखो ये ले लो। इस कॉर्नर स्फीयर को अगर ध्यान से देखो तो बताओ ये कितने ऐसे हेक्सागोनल प्रिज्म में शेयर्ड है। ये कॉर्नर स्फीयर जो हेक्सागोनल बेस का कॉर्नर है, कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6, कितनों में शेयर्ड है जरा देखो। ये इसमें भी शेयर्ड है कि नहीं। तो देखो इस वाले एज के अलोंग एक प्रिज्म और आ गया, इस वाले एज के अलोंग एक प्रिज्म और आ गया। तो मान लो मैं ये वाला ना लेकर के, चलो ये लेते हैं, ये वाला, इसको ले लो, ये आसान है विजुलाइज करना। जरा इस वाले कॉर्नर स्फीयर को देखो, तो देखो यहां पर इस कॉर्नर वाले से इस एज और इस एज पर एक प्रिज्म और बन गया। तो ये ऐसा बन गया जैसे ये टावर, ये हेक्सागोनल प्रिज्म की एक टावर है ना, इसके बाजू में इस एज पर एक टावर और इस वाले एज पर एक टावर और। कौन से एज, इस करे जा रहा हूं सर, ये वाला एज, ये वाला एज, इस एज पर एक टावर, इस वाले एज पर एक और टावर आ गई, 3 टावर दिख रही है हेक्सागोनल बनी हुई, उसमें शेयर्ड है ये जो कॉर्नर स्फीयर है, दिस इज शेयर्ड बिटवीन दीज 3 हेक्सागोनल टावर्स। 3 मीनिंग है, ऐसे 3 टावर पकड़ कर लाओ, ऊपर से और रख दो, ऊपर से रखोगे तो ये नीचे से शेयर्ड है, ये वाला, अरे दिख रहा है, ये वाला जो कॉर्नर स्फीयर है ये इन तीनों में तो शेयर्ड है ही, ऊपर से 3 और टावर रख दो ऐसी, उनमें नीचे से भी शेयर्ड होगा। तो इसका मतलब ईच कॉर्नर स्फीयर ऑफ द हेक्सागोनल प्रिज्म इज शेयर्ड इन हाउ मेनी 6 टावर्स में शेयर्ड है। इसका मतलब ये कॉर्नर स्फीयर का कंट्रीब्यूशन 1/6, कॉर्नर स्फीयर का कंट्रीब्यूशन 1/6, ये 1/6 में शेयर्ड है। अब जरा ये बतलाओ कि हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 और 6 नीचे 12 हैं ये, इंटू 12 प्लस, जरा इस पे आना, हेक्सागोनल जो बेस है उसका सेंटर, ये स्फीयर कितनों में शेयर्ड है, 2 में, एक टावर ये, एक टावर ऊपर से रख दो, एक टावर ऊपर से रख दो, तो दोनों में शेयर्ड है। तो कंट्रीब्यूशन कितना, हाफ। एंड हाउ मेनी सच हेक्सागोनल बेस सेंटर्स, 1 और 1 2 प्लस स्फीयर नंबर 8 9 10 दे आर इनसाइड द प्रिज्म, दे आर कंसिडर्ड टू बी इनसाइड द प्रिज्म। हालांकि पूरी तरीके से नहीं होते, थोड़ा सा पोर्शन कट जाता है, बट किसी और 3 स्फीयर्स का उतना ही पोर्शन अंदर भी आ जाता है। तो 8 9 10 जो हैं दे आर कंसिडर्ड इनसाइड, दे आर 3, तो दीज आर शेयर्ड, दिस इज अनशेयर्ड। जरा क्या हो गया देखना, 6 दूनी 12 2 प्लस 1 प्लस 3 व्हाट 6। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द स्फीयर्स इन द हेक्सागोनल प्रिज्म और हेक्सागोनल यूनिट HCP यूनिट सेल इज 6, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, कई बार ये स्टूडेंट को मेरे अभी डाउट आता है कि सर ये 8th 9th और 10th जो स्फीयर हैं क्या ये कंप्लीटली इनसाइड हैं। नहीं, अगर पूछे क्वेश्चन कि क्या कंप्लीटली इनसाइड हैं तो नहीं है, थोड़े से पोर्शन कट जाते हैं, बट आजू बाजू वालों के और थोड़े से पोर्शन अंदर आ जाते हैं, तो हम इसे कंप्लीटली इनसाइड मान लेते हैं। मैं समझाऊं कैसे, वैसे इंपॉर्टेंट ना है, ये सब इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है।
बट चलो फिर भी समझा दूं कि ये 8th 9th और 10th जो हैं दे आर नॉट कंप्लीटली इनसाइड, इनका कुछ कुछ पोर्शन सेगमेंट्स कट जाते हैं। कैसे, जरा मैं देखूं, मैं ये हटा रहा हूं नीचे वाला, ये तो याद रखना है आपको, अब याद आ गया, याद रखना है आपको, मालूम पड़ गया। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द स्फीयर्स इन द HCP यूनिट सेल विल बी 6। अब जरा देखो, मैं ये 7 स्फीयर वापस बना रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए कि भाई जरा देखना। अब मैं डॉटेड बना रहा हूं थोड़े से, आ गए। ये रहा हेक्सागोनल प्रिज्म, बन गया। ये 7 स्फीयर हैं। अब ये रेड कलर के बना देता हूं 3 स्फीयर, 8 9 10 समवेयर लाइक दिस। देख बन गए, बन गए, जरा देखना। और लो, मैं थोड़ा सा ये पोर्शन देखना, ये वाला, ये मेरे पास नीले रंग का पेन और है, जरा देखियो। ये जो मैंने ब्लू कलर से सेगमेंट स्फीयर का निकाला है, देखो ये हेक्सागोनल जो बेस है ना, इससे कट के बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। तो सर आपने 3 पूरे क्यों ले लिए, इनका ये वाला पोर्शन कम करो। अरे क्यों कम करें, सुनो, क्यों कम करें। इसके बाद ये 3 ही स्फीयर थोड़ी है सेकंड लेयर में, सेकंड लेयर में और भी स्फीयर हैं। तो जब और स्फीयर आएंगे तो ये वाला सेगमेंट अंदर आ गया, ये सेगमेंट उतना ही सिमेट्रिकली अंदर आ गया, और ये सेगमेंट भी सिमेट्रिकली अंदर आ गया। तो जितना पोर्शन तीनों का बाहर गया उतना ही पोर्शन ये अंदर भी आ गया, बाकी के 3 स्फीयर्स का, बाकी के 3 स्फीयर्स का। तो इफेक्टिवली इट इज 3। हाँ, कोई ये कहे कि बिल्कुल अंदर है, कट ना रहे हैं, तो गलत बात है, कटेंगे तो सही, बट इफेक्टिवली 3 स्फीयर्स आर इनसाइड ऑफ द सेकेंड लेयर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड पॉइंट। हालांकि ये पॉइंट कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ये तो आपकी एक ज्योमेट्रिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सेकंड लेयर के जो 3 स्फीयर हैं वो कंप्लीटली इनसाइड नहीं है। हेक्सागोनल बेस के अंदर, प्रिज्म के अंदर थोड़ा सा पोर्शन कट के बाहर जाता है, बट उसके बाजू वाला सेकंड लेयर का स्फीयर है, उसका थोड़ा सा पोर्शन, उतना ही पोर्शन अंदर आ जाता है। इफेक्टिवली इट इज कंपनसेटेड एंड यू कैन गेट 3 स्फीयर्स कंप्लीटली इनसाइड द प्रिज्म। तो व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द स्फीयर्स इन द HCP यूनिट सेल? 6। 3 बातें बतानी होती थी, कौन सी 3? पैकिंग एफिशिएंसी बचा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 बता दिया, एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 6 इन दिस केस। तो चलो अब कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। थोड़ा सावधान रहें और थोड़ा सा केयरफुल होकर के बात को समझेंगे। लिखो कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। मैं ये पूरा हटा रहा हूं ऊपर से, अब ये डायग्राम भी हटा रहा हूं, नोट इट डाउन। अब वापस वही, कई बच्चे कहते हैं सर ये समझ ना आ रहा, आएगा भी ना, मैं पंखे से उल्टा भी लटक जाऊंगा ना तो भी ना समझा पाऊंगा अगर आप समझना ना चाहोगे तो। रिकॉर्डेड लेक्चर का यही तो फायदा है। क्लासरूम में होते तो हम एक बार बताते हैं, बस 2 बार बताते हैं, फिर जिसको समझना है बस समझ ले। रिकॉर्डेड में तो आप बार बार चला के भी समझ सकते हो, कल फिर समझ सकते हो उसी चीज को, तो ये फायदा भी है। खैर थोड़ा मेहनत करो। मैं बात कर रहा था पैकिंग एफिशिएंसी की, तो लेट अस कैलकुलेट। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा HCP में? क्या बोलोगे, प्रिज्म के पूरे वॉल्यूम का कितना पोर्शन स्फीयर्स ने घेरा हुआ है? हाउ मेनी स्फीयर्स आर देयर इफेक्टिवली? 6। 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इंटू 100, यही तो होता है। 6 × 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स। प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है?
एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, हाइट h है, एरिया ऑफ द बेस हेक्सागोनल बेस है, हेक्सागोनल बेस मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो 6 इंटू रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब कितना 2r का होल स्क्वायर इंटू h इंटू 100। जब तक ये h नहीं आएगा तब तक हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक की बात लिखो, फिर लिखो कैलकुलेशन ऑफ h, हाइट ऑफ द प्रिज्म और द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लेयर, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड लेयर। लिखो पहले इतनी बात। लिखो कैलकुलेशन ऑफ h, सेंटर टू सेंटर डिफरेंस, सेंटर टू सेंटर हाइट, सेंटर टू सेंटर हाइट डिफरेंस in first and third layer। चलो इस बात को समझने के लिए गाइज लेट मी मेक स्फीयर्स। कौन सा 5, 4, 7 या 1, 2, 7 एंड या ऐसे ले लो 7th स्फीयर, 5 स्फीयर, 4 स्फीयर और 10th इज रेस्टिंग इनटू द डिप्रेशंस ऑफ 7th, 5th एंड 4th। जरा ध्यान से देखना, मैं 7th स्फीयर बना रहा हूं, ये रहा, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि विजिबिलिटी बेटर हो। ये 5th, ये 4th, लाइक दैट। ये कौन सा है 7th, ये कौन सा है 4th एंड दिस इज 5th। ये फर्स्ट लेयर के हैं, 3 स्फीयर लिए मैंने। अब बताया बताइए 10th वाला स्फीयर इज रेस्टिंग इनटू द डिप्रेशंस ऑफ 7th, 5th एंड 4th। तो 10th वाला स्फीयर को मैं रेड का बना रहा हूं, ये रहा, ये रखा ऊपर से, ये रखा ऊपर से, और ये कौन सा वॉइड बन गया, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। 4 स्फीयर के टच करने पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, 6 स्फीयर टच करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। हालांकि ये वॉइड्स भी हमें डिटेल में पढ़ने हैं, बाकी है अभी, ये करेंगे बात। आपको तो जैसे जैसे सिखा रहे हैं, जैसे जैसे हम रेज कर रहे हैं, आप उसी तरीके से उठते चले जाइए, रेज होइए। तो यहाँ पर ये लाल कलर का जो स्फीयर है वो कौन से नंबर का है, 10th नंबर स्फीयर। सो दिस इज 10th स्फीयर। अब जरा ध्यान दो, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, इस तरीके से हुआ। अब आपको पता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो कितनी है, ये तो 2r है ना भाई। रेडियस अगर स्फीयर का r है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी, 2r, राइट। अब देखो ये 4th, 5th एंड 7th स्फीयर, 4th, 5th एंड 7th स्फीयर दे आर इन द फर्स्ट प्लेन। ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ले लिया मैंने। ये रही पहली लेयर, सेकंड लेयर आपकी तरफ, बच्चे आप देख रहे हो ना आपकी तरफ, थर्ड लेयर आप, 4th, 5th। तो सेकंड लेयर के स्फीयर्स रेस्टिंग इनटू द, तो ये 10th नंबर का स्फीयर रेस्टिंग इनटू द डिप्रेशंस ऑफ 7th, 5th एंड 4th, ये रखा ऊपर से टच करता हुआ। तो ये 10th वाला स्फीयर 7th, 4th और 5th दोनों को, तीनों को टच कर रहा है। तो उसका सेंटर कहाँ होगा, आपकी तरफ होगा, समवेयर हियर, समवेयर हियर। ये जो मार्कर की टिप है देख लो, ये जो मार्कर की टिप है ये है सेकंड लेयर का जो स्फीयर है, कौन सा नंबर, 10 नंबर वाला, उसका सेंटर। तो एक तरीके से ये मार्कर की जो हाइट हो गई, ये कितनी हो गई, h/2। ये हाइट कितनी हो गई, h/2। तो एक तरीके से आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो जरा, इसे बोल दो x। एंड व्हाट इज दिस एंगल, ये 60 डिग्री है, तो व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज 30।
और ये x है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। मैं इसको आपको 3D की, ये 3D स्ट्रक्चर हो गई, तो एक तरीके से cos 30 किसके बराबर हो गया, तो cos 30 इज इक्वल टू क्या बोलोगे, दिस इज r, यहां से लेकर के यहां तक अपॉन x, दिस इज r। तो r अपॉन x, और x की वैल्यू फिर कितनी हो गई, r अपॉन cos 30। cos 30 मीन्स कितना होता है, √3/2, तो 2r अपॉन √3 हो गया। x की वैल्यू 2r अपॉन √3। अच्छा क्या है x, किसी भी सेंटर से बिल्कुल जहां पर तीसरे मार्कर का जो सेंटर पॉइंट है वो है। मैं इसको एक ऐसे बनाता हूं, देखो जरा देखना अब, और अच्छा बनाता हूं मैं आपके लिए। यहां बना दें क्या, यहीं बन जाएगा, देखो ये रहे 4 स्फीयर्स। कौन सा नंबर भी डाल देता हूं मैं, बोलो नंबर 7, 4, 5 एंड दिस इज 10th। देख लो ये 4 स्फीयर टच करते हुए हैं। ये मैंने एक्सप्लोडेड व्यू लिया है, अभी बताया भी था एक्सप्लोडेड व्यू मतलब बच्चों को समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा दूर दूर शो करो ताकि आपको सब कुछ दिख पाए। सो दिस इज 2r, क्यों, सेंटर टू सेंटर दे आर टचिंग, ये भी 2r, सेंटर टू सेंटर दे आर टचिंग, और यहां से लेकर के यहां तक तो ये 3 स्फीयर टच कर रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल है, दिस इज 60 डिग्री। और ये जो 10 नंबर का स्फीयर है ये इनके डिप्रेशंस पर रेस्ट कर रहा है। तो सेंटर टू सेंटर ये वाली जो डिस्टेंस है बताओ ये कितनी हो गई, ये वाली, यही तो है वो x। और ये हाइट कितनी है, ये फर्स्ट लेयर थी, 10th वाला स्फीयर सेकंड लेयर है, तो दिस हाइट इज नथिंग बट, ये वाली जो हाइट लोगे सो दैट इज h/2, दैट इज h/2। तो और ये एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो एक तरीके से यहां से साफ बात दिखती है कि h/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट, यहां सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, 2r का होल स्क्वायर। मैंने समझा तो दिया, 2 बार बता दिया, एक बार और बताऊंगा। अब मैं ये वाला डायग्राम हटा रहा हूं, आपके पास बना हुआ है, आपके पास बना हुआ है, आपने कॉपी बना लिया होगा, नहीं तो बना लो मैं हट गया। मैं एक बार सेम चीज दोबारा फिर यहां समझाऊंगा, मुझे जगह चाहिए, तो मैं ये डायग्राम हटाने वाला हूं अब। तो ये फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच का हमने शो किया है, ये 10th स्फीयर है। ये एक काम करूं मैं, x की वैल्यू आ गई है, मैं ये ऊपर वाला डायग्राम ये हटा देता हूं, वो वैल्यू रख लेंगे h की, वो डायग्राम अभी भी बना रहने देते हैं। अब आओ वापस, सेम थिंग रिपीटेड, मैं इस पूरे को रिपीट कर रहा हूं समझने के लिए, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। 7th नंबर का स्फीयर समझ लो, लिखना बंद करो अभी समझो। 5th नंबर का स्फीयर, 4th नंबर का स्फीयर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 2r, so these are all 2r, right? 4th नंबर का स्फीयर देखो, ये रहा मेरा हाथ, ये स्फीयर है, ये रहा, ये गए गए गए, और सेकंड लेयर वाला स्फीयर यहां इनके डिप्रेशन पर रेस्ट कर रहा है, और जब डिप्रेशन पर रेस्ट कर रहा है तो वो जो स्फीयर है कौन सा नंबर का, 10th नंबर का स्फीयर। 10th नंबर का स्फीयर जो ये वाला रेड वाला बनाया था, वो स्फीयर जब यहां रखा, ये रहा,
ये 10th वाला जो स्फीयर रखा उसका सेंटर इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में नहीं होगा, आपकी तरफ होगा, आपकी तरफ समवेयर हियर। यहां ये मार्कर की जो टिप है, दिस इज द सेंटर एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस मार्कर। ये मार्कर की हाइट किसके बराबर है? फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दैट मींस h/2। सो मार्कर की हाइट h/2, ये मैंने x कहा था, ये h/2। व्हाट इज एंगल दिस? 90 डिग्री। मैं इसको घुमा लूं, ऐसे ले लूं तो देखो ये ऐसा आ गया। ये 2r सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दिस इज x एंड दिस इज h/2। तो यही तो कहा है 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस h/2 का होल स्क्वायर। तो h/2 की वैल्यू होगा स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर माइनस, कहाँ है x की वैल्यू? x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, एंड दिस इज 2r अपॉन √3 का होल स्क्वायर। 2r कॉमन आ गया इंटू √2/3। तो यहां से h की वैल्यू आ जाती है, ये भी अपने आप में फॉर्मूला है, 2 इधर जाएगा, 4r इंटू √2/3। जरा ध्यान दो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करके, h इज लेस देन 4r। 4r इंटू √2/3, √2/3 की वैल्यू जो है दिस इज लेस देन 1, सो h इज लेस देन 4r। 4r से तो कम होना ही है, क्यों? क्योंकि ये स्फीयर ऐसे नहीं है, ये 4r होता है, दिस इज 4r। स्फीयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक नहीं रखे हुए हैं, स्फीयर डिप्रेशंस में रखे हुए हैं। तो डिप्रेशंस में रखे हुए हैं तो h की वैल्यू 4r नहीं होगी, 4r से कम होगी। आप फिजिकली फील भी कर सकते हो, अरे पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, पहली लेयर में स्फीयर एक के ऊपर नहीं रखा, पहली लेयर के डिप्रेशंस में रखे, तो पहली लेयर और दूसरी लेयर का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 2r नहीं होगा, 2r से कम होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड लेयर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस विल बी लेस देन 4r। हमारी भी जान निकलती है इसे पढ़ाने में, बच्चों को समझाने में, बट हम पूरी कोशिश करते हैं, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप भी अपना दिमाग लगा करके पूरी बात समझें, एक बार देखें, 2 बार पढ़ें इसको, एंड यू विल अंडरस्टैंड। थोड़ा सा 3D ज्योमेट्री है तो थोड़ा सा आपका विजुअलाइजेशन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने ये 2 बार आपको समझा दिया और ये डायग्राम से भी समझा दिया कि 2D डायग्राम को मैंने 3D में कन्वर्ट करके बता दिया कि दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। चलो मैं इस डायग्राम को एक बार और समझाऊं, मना तो ना कर रहे होंगे, हाँ यूं कर रहे होंगे, हाँ सर बता दो एक बार और। चलो अब मैं ये वाला डायग्राम हटा रहा हूं, राइट। h की वैल्यू निकाल दी हमने, कितनी आ गई? 4r इंटू √2/3। IIT JEE एडवांस्ड में डायरेक्टली ये पूछा है क्वेश्चन में कि बताओ व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लेयर। ऑप्शन यही था 4r इंटू √2/3 वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। मैं अब ये हटा रहा हूं, इसको ऐसे बना लो, देखो जैसे ये स्फीयर्स है ना, लाइक दिस। और अच्छा बनाते हैं, रुको आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। ये एंगल उतना बढ़िया अभी भी नहीं बना, और सुनो, अब बढ़िया बना है।
90 डिग्री एंगल। करो इमेजिन, ये बना बढ़िया स्फीयर नंबर 4, 5, 7, 10 एक्सप्लोडेड व्यू। ये 3 टच करके रखे हुए हैं और टच करके रखे हुए हैं, तो 2r डिस्टेंस हो गई। एंड दिस इज द हाइट ऑफ द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म। फर्स्ट और सेकंड लेयर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिस इज h/2। दिस इज 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज x। ये x है और ये x हमने कैसे फाइंड आउट किया था, बताया था अभी आपको, साफ दिखता है। अब x² प्लस h/2 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 2r है यहां से यहां तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। h की वैल्यू आ जाएगी 4r इंटू √2/3 विच इज लेस देन 4r। अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है, वरना याद कर लेना। आ जाएगा, वैसे आज नहीं आएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो समझ जाते हैं, क्लास में तो मैं समझा देता हूँ, मतलब हो जाता है ये सब। यहाँ भी आ गया होगा। इससे बेहतर तो मैं और क्या मैं मतलब नहीं कर सकता, इसलिए दिस इज द बेस्ट व्हाट आई कुड गिव टू यू अबाउट दिस। सॉलिड स्टेट तो मेरा वैसे भी पसंद वाला चैप्टर है। आई लाइक इट, आई लव दिस चैप्टर। इमेजिनेशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ऐसा कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे बार बार क्यों कह रहे हैं ये। कुछ स्टूडेंट्स तो होते हैं जिनको थोड़ा विजुअलाइजेशन में शुरू में दिक्कत आती है, बाद में वो भी एकदम पारंगत हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। दे बिकम एक्सपर्ट एंड दे डोंट फील एनी प्रॉब्लम इन इट। फिर भी अगर ये बात समझ में जाए तो वो जो आपका टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर एक बार थम्स अप कर देना आके, सर आ गया समझ में HCP का किस तरीके से आपने ये फाइंड आउट किया था कि h = 4r इंटू √2/3। तो एक थम्स अप मार देना। काइंड ऑफ मोटिवेशन टू मी। मोटिवेशन आप ही को ना चाहिए, हमें भी चाहिए होता है। समझ रहे हो बात को? सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट। आ गया h, अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करो। तो मैं ये पूरा हटा रहा हूं, आप पूरी बात नोट कर लो। मैंने एक ही बात को 3 बार बताया यहां पर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। नोट इट डाउन। नाउ कमिंग टू पैकिंग एफिशिएंसी। बताया था मैंने पैकिंग एफिशिएंसी। हेक्सागोनल प्रिज्म के अंदर 6 स्फीयर्स थे, तो वॉल्यूम 4/3 πr³ अपॉन एरिया ऑफ द बेस मैंने बताया था 6 इंटू √3/4 इंटू 2r एज लेंथ था, स्क्वायर इंटू h इंटू 100 और h की वैल्यू पता है। तो 6 से 6 कैंसिल, 4/3 πr³ अपॉन √3/4, 4r स्क्वायर इंटू h कितना था 4r इंटू √2/3 इंटू 100। 4 से 4 भी कैंसिल। अब आप जब सॉल्व करोगे तो आई थिंक जो भी वैल्यू आएगी नियरली 74%। तो इसका मतलब यही तो बात है। विद आइडेंटिकल स्फीयर्स maximum packing efficiency possible is 74% and maximum coordination number possible is 12. That is why HCP is called क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड मतलब इससे क्लोज पैकिंग पॉसिबल नहीं है, यही बेस्ट है, इससे बढ़िया पैकिंग संभव नहीं है, इसलिए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी जो होगी वो 74% होगी एंड मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल जो है वो 12 ही होगा। तो किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ रहा है तो एफिशिएंसी 74% ही होगी एंड दैट इज कॉल्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये था
HCP hexagonal close packed AB of stacking where every layer is hexagonal 2D layer। इसी में दो तरह की स्ट्रक्चर पढ़नी थी, हमने बताया भी था। क्लोज पैकिंग में दो टाइप पढ़ने थे, एक HCP और दूसरा CCP। हेडिंग लिखो अब, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जिसे हम FCC भी बोलते हैं, नोट इट डाउन। B, cubic close packed CCP structure। अरे उसके एग्जाम्पल लिख देना, मैं भूल गया, अभी वापस जाओ, इससे पहले पेज पे जो आपने लिखा था ना HCP स्ट्रक्चर, तो उसके एग्जाम्पल में लिख लेना, जैसे जिंक मैग्नीशियम, ये एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल्स लिख लो, इससे पहले जस्ट नोट कर लो। HCP के कॉमन एग्जांपल्स मेटल्स में कौन पाए जाते हैं, जिंक एंड मैग्नीशियम। अच्छा, क्यूबिक क्लोज पैक्ड के कॉमन एग्जांपल्स कौन है, जैसे आयरन, कॉपर, इस तरीके से। हालांकि आयरन किसी पर्टिकुलर फॉर्म में इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ BCC ऑल्सो। एक ही एलिमेंट के फेज डायग्राम में अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, फेज डायग्राम पढ़ा हुआ होता है स्टूडेंट्स ने इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हालांकि इतनी खोपड़ी मत लगाओ, अभी जो सिखा रहे हैं वो सीखो। आयरन, कॉपर आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक्ड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज, आल्सो नोन एज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या है FCC? ये फॉर्म्ड by ABC type of stacking with hexagonal 2D layers। तो ये हेक्सागोनल 2D लेयर्स ही होता है। तो क्यूबिक क्लोज पैक्ड FCC कैसे बना वो चलो बाद में देखेंगे, पहले FCC मान लें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो क्यूबिक यूनिट सेल एक बनाओ, एज लेंथ A बोल दिया, और इस बार स्फीयर जो टच कर रहे हैं ना, द टच अलोंग द फेस डायगोनल, ये टच कर रहे हैं। तो फेस के सेंटर्स पर, सभी फेस के सेंटर्स पर स्फीयर हैं। मैंने केवल 4 फेसेस के सेंटर पे शो किए हैं, बट हैं, चलो मैं कर ही देता हूं, एक बार तो कर ही दूं। ये रहे फेस सेंटर के स्फीयर्स, कॉर्नर के 8 दिख रहे हैं, टॉप फेस सेंटर, साइड वाली वॉल का फेस सेंटर, लेफ्ट वाली वॉल का फेस सेंटर, बॉटम जो फर्श है उसका सेंटर, और पीछे वाली दीवार का सेंटर, फ्रंट वाली फेस का सेंटर। तो ये बन गए 6 फेस सेंटर्स। तो FCC है ये। तो FCC में हमें 3 बातें फिर फाइंड आउट करनी होती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी। जरा कोऑर्डिनेशन नंबर देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 12 ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है। वो 12 कैसे है? अरे है तो ये ABC टाइप ऑफ स्टैकिंग ही ना, विद हेक्सागोनल 2D। यहां भी हर लेयर हेक्सागोनल 2D है। तो ईच स्फीयर इज टचिंग 6 इन इट्स ओन प्लेन, 3 इन द हायर प्लेन, 3 इन द लोअर प्लेन। बिल्कुल वैसे ही जैसे HCP में पढ़ा था। है तो ये हेक्सागोनल 2D लेयर ही ना। तो ईच स्फीयर touches 6 in own plane, 3 in higher and 3 in lower plane। तो हर स्फीयर 6 अपने प्लेन में, 3 हायर प्लेन में, 3 में लोअर में टच करता है, तो 12 होता है। हालांकि इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑल्टरनेटिवली,
कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे भी कह सकते हैं 12। ईच स्फीयर टचेज 4 इन ऑन प्लेन, 4 इन हायर एंड 4 इन लोअर प्लेन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कहने का एक और तरीका हो सकता है, एंड दैट कुड बी ईच स्फीयर टचेस 4 इन इट्स ओन प्लेन, 4 इन द हायर प्लेन एंड 4 इन द लोअर प्लेन। वो कैसे, आप ये भी देखो कि वो तरीका तो हमने वैसा वाला था हेक्सागोनल 2D लेयर्स में, हर एक स्फीयर अपने अराउंड 6 को टच करता है, ऊपर 3 और नीचे 3। यहाँ पर 4-4 भी बोल सकते हैं। जैसे ये ले लो, ये स्फीयर अपने कहाँ टच करते हैं, ये दे टच अलोंग द फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है a√2, और सेंटर टू सेंटर टचिंग स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है a/√2। तो एनी स्फीयर एट अ डिस्टेंस a/√2 विल टच, ये तीनों टच करते हैं, ये तीनों टच करते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो स्फीयर है ये अपने ही टॉप फेस में 4 को टच करता है, तो ये 12 टच करता है। कैसे, तो एक तरीके से ये लिखेंगे, ये FCC यूनिट सेल है। स्फीयर्स इन FCC टच along face diagonal, along the face diagonal they touch। इसका मतलब ये स्फीयर ऐसे टच कर रहे हैं, देखो दिस इज R, 2R, R कितना 4R, एंड दिस इज फेस डायगोनल एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a√2। अरे भाई किसी क्यूब का जो फेस होता है उसका फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है a√2, वेयर a इज द एज लेंथ। तो इसका मतलब 4R इज इक्वल टू a√2। दिस इज द रिलेशन, ये याद रखना है। तो इसका मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो टच करने वाले स्फीयर के बीच की है वो कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू a/√2। तो 2R इज इक्वल टू a/√2। तो इसका मतलब कोई भी स्फीयर अगर a/√2 डिस्टेंस पर होगा तो वो टच करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो फिर वापस, स्टूडेंट को ये तो बढ़िया समझ में आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, 12 तो होना ही है क्योंकि पैकिंग, क्लोज पैकिंग बोल रहे हैं, और ये 12 है, ये समझ में बड़ी आसानी से आता है कि हाँ वो हेक्सागोनल 2D पैकिंग थी, बिल्कुल सही बात है। ईच स्फीयर टचेज इन 6 इन ओन प्लेन, 3 इन द हायर प्लेन, 3 इन द लोअर प्लेन। इसी 12 को कहने का एक और तरीका, ईच स्फीयर टचेज 4 इन ओन प्लेन, 4 इन द हायर प्लेन, 4 इन द लोअर प्लेन, है 12 भी। कैसे, जरा ऊपर से देखो, यहां से ये स्फीयर कॉर्नर वाले स्फीयर को टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच, तो इसका मतलब फेस के सेंटर का स्फीयर और चारों कॉर्नर को टच करेगा। क्यों, a/√2 पर टच करता है। तो टू स्फीयर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ a/√2 टच ईच अदर इन FCC। तो FCC में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस a/√2 है, तो कोई भी स्फीयर किसी दूसरे स्फीयर से a/√2 दूरी पर होगा तो पक्का टच करेगा। ठीक है, a/√2 टच कर लिया। जरा देखना, सेकेंड लेयर ये वाली है, सेंटर से पास होने वाली, दीवारों से पास होने वाली। जरा देखना, इस सेंटर से ये दूरी कितनी, मैं लाल पेन यूज करता हूं, हाँ बताओ, सेंटर से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी, a/2। ये भी तो एज सेंटर है, तो ये दूरी कितनी, a/2, ये a/2, ये a/2। तो यहां से लेकर, और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी बताओ कितनी हो गई, a/√2। इसका मतलब ये ऊपर जो छत के सेंटर पर स्फीयर है, ये बाजू वाली दीवार के सेंटर को a/√2 दूरी पर है, टच करेगा। तो ऐसे छत के सेंटर से यहां दे दो, ये रहा रूम। अरे तुम्हारा रूम भी क्यूबिक ही है ना, क्यूबॉइड है तो क्यूबिक मान लो, स्फेरिकल तो है ना, क्यूब मान लो। ये रही छत, देखो ये उंगली दिख रही है, छत का सेंटर, छत का सेंटर
a/√2 दूरी पर कहाँ कहाँ से है? चारों छत के जो कॉर्नर स्फीयर्स हैं सबसे a/, तो 4 को टच कर रहा है। चलो आओ, इस छत का सेंटर इस वाले एज के सेंटर पे a/2, वहां से लेकर के यहां बोर्ड के सेंटर तक a/2, 90 डिग्री एंगल। तो उस छत का सेंटर इस दीवार के सेंटर से कितनी दूरी? a/√2। इसका मतलब वो छत का सेंटर और ये इस दीवार का बोर्ड का सेंटर जो है इट इज एट अ डिस्टेंस a/√2, बोथ आर टचिंग ईच अदर। इसका मतलब ये छत का सेंटर अपने ही प्लेन में चारों कॉर्नर को तो टच कर रहा होगा, साथ ही साथ चारों दीवारों के सेंटर को भी टच कर रहा होगा। हाँ या ना? बोलो। छत का सेंटर चारों दीवार के सेंटरों को भी टच कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये इस वाली दीवार का सेंटर, फ्रंट वाली दीवार का सेंटर, लेफ्ट वाली दीवार का सेंटर, पीछे वाली दीवार के सेंटर को भी टच करेगा। तो 4 अपने से नीचे प्लेन में, 4 अपने प्लेन में, और 4 इससे ऊपर वाली जो इसके ऊपर भी एक कमरा होगा। देयर विल बी अनदर रूम अबव दिस। उस रूम की जो चारों दीवारें हैं उनके सेंटर को भी ये वाला स्फीयर टच करेगा। तो 4 इन इट्स ओन प्लेन, 4 इन द लोअर प्लेन, 4 इन द हायर प्लेन। तो इस तरीके से टच करते हैं ये। हालांकि इसके बारे में हम और बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज बस यही स्टॉप करते हैं। हमने क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्टार्ट कर दिया। एफसीसी में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर सीख लिया। हमें 3 बातें बतानी होती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर वी लर्नड, और अच्छे से डिटेल में। अब आप ही देख लो, आपको लगता था क्यूब तो हम समझते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्यूब के साथ बहुत अच्छी है। देख लो कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पसीने आ गए स्टूडेंट्स को यही इतना ही सीखने में। यही है विजुअलाइजेशन, यही है क्यूबिक स्ट्रक्चर। एंड क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पैरेललोपाइड। तो सोचो वो ब्रवाइस साहब जो थे, जिन्होंने सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद स्पेस के अंदर ये कहा कि देयर आर 14 पॉसिबल यूनिट सेल्स इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। सोचो वो कितने जीनियस पर्सन होंगे। इसलिए ही इज सेड टू बी द ऑल टाइम जीनियस इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ब्रवाइस वाज कंसिडर्ड टू बी द ऑल टाइम जीनियस। बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे वो। तो कहने का मतलब ये है, हमें तो क्यूब में पसीने आ जाते हैं, मुझे भी आ जाते हैं, मुझे समझाने में आ जाते हैं। आपको पहली बार पढ़ रहे हो तो समझने में आते हैं। पहली बार मैं भी पढ़ रहा था तो मेरे को भी पसीने आए थे। तो भैया जम के तैयारी करो यूं। यस, तो देखना चीज़ें बढ़िया आती हैं समझ में। तो ये था पूरा। हमें अभी और 2 बातें पढ़नी, हमें 3 बातें पढ़नी होती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर वी हैव लर्नड, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल वी विल सी इन द नेक्स्ट वन, एंड पैकिंग एफिशिएंसी वो 74% आनी है, हम प्रूव भी कर देंगे, बहुत आसान है वो। आज का लेक्चर मतलब जिसे कहते हैं ना 5 स्टार रेटेड क्वेश्चन, 5 स्टार रेटेड लेक्चर है। सॉलिड स्टेट का बहुत ही बैकबोन है, अच्छे से पढ़ें। हो सकता है आज 1 घंटा 20, 1 घंटा 30 मिनट का जो लेक्चर है, ये 1.5 घंटे के लेक्चर के आसपास का लेक्चर है। हो सकता है इसमें आपको 2 घंटे 2.5 घंटे भी लग जाएं। तो किसी किसी लेक्चर में ऐसा लगता है, समय दें। समय की कोई कमी नहीं है आपके पास, बस समय को वेस्ट नहीं करना है। तो आज ये सब था, अच्छे से पढ़ें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।